बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, और उसके अंदर हम लोगों ने वर्क का टॉपिक डिस्कस किया था। और वर्क के अंदर फिर हम लोगों ने वर्क पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, वर्क कैसे एक स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसका वो कैसे एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये तमाम की तमाम जो डिस्कशन है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, तो देखिए मेरे पास वर्क की कंडीशन क्या है कि जब वर्क कब होगा, जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे। हम कहते हैं कि जी यहां पे किसी किस्म का वर्क हुआ है, ऐसा ही है। अच्छा, अब देखो बच्चों, मेरे पास जो फोर्स होती है ना, ये दो टाइप की होती है। अब अगर लेट सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वर्क तब वर्क क्या होगा, और जब कोई वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है तब वर्क क्या होगा। हम इस वर्क को कैसे फाइंड करेंगे, तो आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस कंफ्यूजन को अपनी दूर करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों, बगैर कोई टाइम जाए किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज वर्क डन फ्रॉम फोर्सेस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मतलब कि वर्क डन हम फाइंड करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के जरिए, और उसमें पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये कोई इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस खाली पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम किया जिसपे मैंने एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को लिया और वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को कंसीडर किया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट जो है तो यहां से कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब मेरे पास फोर्स में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, फोर्स कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वर्क के लिए कंडीशन ही यही है कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज आना चाहिए। बट यहां पे देखिए मेरे पास फोर्स में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, फोर्स यहां पे कांस्टेंट एक वैल्यू के साथ अप्लाई हो रही है और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या होगा, अब यहां पे हम वर्क को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि वर्क इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो मैंने ब्लू शेड किया हुआ है ना, ये जितना भी एरिया है, अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल का शेप दे रहा है, और इसका जो इंटरनल एरिया होगा, एक्चुअल में इसका जो एरिया होगा ना इस रेक्टेंगल का, वही मुझे क्या देगा, वर्क देगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने लिखा वर्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप किसी एक साइड को लेंथ कंसीडर कर लो, एक को विड्थ कंसीडर कर लो। मैंने इसको लेंथ क्या दिया, इसको विड्थ क्या दिया, सही हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पे आ जाएगा फोर्स का वेक्टर, और विड्थ की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये मेरे पास कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास ये होता है। और इसको आगे फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉज थीटा, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है, जो कॉज कंपोनेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए, सही हो गया। अच्छा, अब जो हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे है, अब इसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है, एक ग्राफ मैंने ये बनाया है। पहले मैं आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को जरा गौर से देखिए बच्चों। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट कवर करना उस ऑब्जेक्ट के लिए शर्त है। वर्क कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का कवर होना जरूरी है। तो वर्क में चेंज आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। अब फोर्स जो है इंक्रीजिंग फोर्स है। अब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें किसी किस्म का किसी भी किस्म का किसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप नहीं है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो रही, बस वो एक ही इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो है तो वो आगे मूव कर रही है। मतलब इस ग्राफ के अंदर आपके पास फोर्स जो है यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक ट्रायंगल देखने को मिलता है,
ठीक हो गया। अब मेरे पास ये ट्राइंगल है। अब एरिया अंडर द ग्राफ, अगेन वही बात है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क देगा। तो अब यहां पे इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, वो हमें क्या देगा, वो हमें वर्क देगा। ठीक हो गया। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा वर्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, तो हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मैंने हाफ अपनी जगह पे लिखा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सही हो गया। अच्छा, अब देखें यहां पे कि यहां से मेरे पास आ गया है W इक्वल्स टू 1/2 F डॉट डी। और आपके पास इसको, इसी वर्क को आप अपडेट करके यूं भी लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू हाफ एफ डी कॉस थीटा। ये मेरे पास वर्क की वैल्यू आ गई। अब ये हाफ की वैल्यू कैसे आई है, एक तो मेरे पास यहां से जो है तो एक्चुअल में ट्राइंगल का एरिया हमने लिया, उस ट्राइंगल के एरिया के अंदर हमारे पास हाफ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, बट मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे पास यहाँ पे जो फोर्स है इनिशियली ये 0 है, यहां पे पहुंची तो ये फोर्स F हो गई। ठीक हो गया। यहां से यहां तक ये क्या हो गई, F हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट जो है तो वो इस डायरेक्शन में मूव किया, तो हम पैरेलल कंपोनेंट अगर फोर्स का देखें तो वो एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे फोर्स 0 है, तो यहाँ पे फोर्स अब कोई ना कोई वैल्यू दे रही है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या करूंगा, फोर्स की एवरेज वैल्यू लेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2। 0 से एफ तक गई और डिवाइड बाई 2, तो यहां से 1/2 आ जाएगा और साथ में एफ। तो ये एक्चुअल में हम लोग क्योंकि पास ये एवरेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फोर्स जो है ना तो वो कांस्टेंट है, ठीक हो गया, वो कांस्टेंट नहीं है, बट वो एक एक वैल्यू के साथ कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। बस आप ये बात याद रखिए। तो उस कंडीशन में फिर हम जब उसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो हमारे पास हाफ भी बीच में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। ये तो जस्ट आपको ये हाफ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। अच्छा, वापस आते हैं, अब जो नीचे वाला ग्राफ है ना उसको देखते हैं। अब नीचे वाला ग्राफ जो है ना, इस ये जो है ये बिल्कुल इंक्रीजिंग नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा यूं कर्व में है। जरा आप इसको गौर से देखिए, अगर मुझसे नहीं बना हुआ तो बुक में ये इस तरह कर्व की फॉर्म में ही बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि देखो बच्चों, हम लोग डेली लाइफ के अंदर ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम कंटिन्यूसली एक ही यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीजिंग लेके आए फोर्स के अंदर। मतलब कि हम इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उतनी फोर्स बार बार अप्लाई करते जा रहे हैं कि वो जो फोर्स के अंदर का चेंज है वो एक यूनिफॉर्म चेंज हो। बल्कि क्या होता है कि हम, अब जैसे मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कहीं में मैं थक गया तो थोड़े से मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। फिर जैसे मैं रेस्ट कर लिया, अब मैं बढ़ा दूंगा, तो उसमें जो वेरिएबल ग्राफ बनता है ना, तो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनता है। ठीक है, वो इस तरह एक इंक्रीजिंग ग्राफ, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग नहीं बनता, वो थोड़ा सा यू उसके अंदर वेरिएबल बहुत ज्यादा वैल्यूज देखने को हमें मिलेंगे। ठीक हो गया। उस कंडीशन में फिर हम कैसे इसको वर्क को फाइंड करेंगे, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई और उसने टोटल इतना वर्क कवर किया। ठीक है, अब उस टोटल वर्क को हमने स्मॉल छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया। जिस एक डिस्टेंस को मैंने D1 का नाम दिया, डेल D1, दूसरे को डेल D2, तीसरे को डेल D3, अप टू डेल एन तक। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जो छोटा बैच है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसको मैं F1 कह दूंगा, उसी तरह दूसरे को F2, फिर F3, अप टू सो ऑन। अब चूंकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट अप्लाई होता तो मैंने यहाँ पे लिखा F cos थीटा, F cos थीटा, F cos थीटा, और इसी तरह बढ़ते जाए 1 2 3 और सो ऑन। सही हो गया। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट के अक्रॉस जो वर्क होगा दैट विल बी W1, यहां पे जो होगा दैट विल बी W2, इधर जो होगा W3, अप टू जाते जाए WN तक। ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या करना है, मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर का मुझे वर्क फाइंड करके दें। तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे जी पहले हम W1 फाइंड कर लेंगे, फिर W2, W3, अप टू जितने भी W's हैं सारों को हम फाइंड कर लेंगे, आखिर में हम उनको ऐड करेंगे, हमें पूरे के पूरा टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं जी, हमें पता है कि जी वर्क इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के। सही हो गया। अब मेरे पास टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू प्लस WN। इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। इसको मैं क्या देता हूं जी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है।
सही हो गया। अब मैंने W1 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं W1 फाइंड कर लेता हूँ। W1 फाइंड करते हैं तो W1 क्या होगा? W1 के लिए f cos थीटा 1 आ जाएगा और साथ में डेल D1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा जी f डेल D cos थीटा, और इसको आप एज अ होल 1 कह दो। ठीक है, मैंने 1 को ब्रैकेट के अंदर कॉमन करके लिख लिया। सही हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, 1 वर्क इस पॉइंट के लिए, पॉइंट 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट, एंगल और फोर्स तीनों आ गई। इसी तरह मैं W2 की बात करता हूं, तो W2 मेरे पास क्या बनेगा? तो सेम यहां पे देखिए f cos थीटा 2 हो जाएगा और साथ में डेल D2 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा? f डेल D cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर में 2 कर देता हूं। ठीक है, अच्छा इनको मैं इस तरह रेड मार्कर से हाईलाइट कर लेता हूं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, अब मैंने W1 की वैल्यू निकाल ली, W2 की वैल्यू निकाल ली। सही, अब हम आगे बढ़ते हैं जी, W3 की वैल्यू भी फाइंड करते हैं और उससे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? W3 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो W3 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा जी? f cos थीटा और साथ में यहाँ पे 3 एंड डेल D3। अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो f डेल D cos थीटा इंटू 3 अप टू, अब n की बात करते हैं, वर्क डन n से क्या निकले का आएगा हमारे पास? इसको भी कैपिटल N कर दो। चलो, मैंने वहां पे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, यहां पे आएगा जी f cos थीटा n और डेल D n। अब यहां से ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी cos थीटा, सॉरी f डेल D cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर और बाहर आ जाएगा n। अब मैं इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सही हो गया, एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या कह देता हूं? पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये ऑल सारी की सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो मेरे पास यहां से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा इक्वल्स टू f डेल D cos थीटा 1 प्लस f डेल D cos थीटा 2 प्लस f डेल D cos थीटा 3 अप टू प्लस f डेल D cos थीटा n। सही हो गया। अच्छा बच्चों, आप अगर यहाँ पे बाहर लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी, अगर आप इनके साथ अंदर लिखना चाहते हैं इस 1 को, तो आप क्या करेंगे? f के आगे भी 1 लगा देंगे, डेल d के आगे भी 1 लगा देंगे और cos थीटा 1 कर देंगे। इसी तरह f2 डेल d2 cos थीटा 2। ठीक हो गया। इसी तरह, और इस तरह लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। अब ये सारे के सारे जब आपस में ऐड होंगे तो ये मुझे क्या देंगे? टोटल वर्क देंगे। अगर तो मैं इनको सबमिशन फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये क्या बन के आएगा? W टोटल इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सबमिशन का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया, सबमिशन साइन लगा दिया और यहां पे मैं क्या देता हूं कि मेरे पास जो I है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और अप्रोच कर रहा है n को, और मैं लिख लूंगा f डेल D cos थीटा और ब्रैकेट के बाहर I। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको यूं लिखना चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एफ आई डेल डी के आगे भी आई और कॉस थीटा आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्चुअल में क्या है कि जो फोर्स है वो 1 से स्टार्ट हुई, फिर 2 पे गई, फिर 3 पे गई, अप टू n तक पहुंची। तो ये सबमिशन साइन कह रहा है कि I से हम लोग इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और अप्रोच कर रहा है n को। समझ आ रही है? तो यहां से ये 1 से स्टार्ट हुआ, n को अप्रोच किया। तो इसी तरह f1 डेल d1 cos थीटा 1, फिर f2 डेल d2 cos थीटा 2, अप टू fn डेल dn और cos थीटा n। मतलब कि ये मेरे पास बता रहा है मुझे कि मेरे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनको जब मैं एड अप करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा, और मैं उसको सबमिशन फॉर्म में अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअल में मेरे पास क्या है? कंसेप्ट है बच्चों
वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।